और नमस्ते दोस्तों, मैं मुकेश कुमार मीणा, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी। बीएससी फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी पढ़ेंगे। अब जूलॉजी में भी हम पेपर पढ़ेंगे सेकंड पेपर पढ़ेंगे और सेकंड पेपर का नाम है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम है? जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। पेपर का नाम है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब आनुवांशिकी एवं जैव तकनीकी। आनुवांशिकी बोल सकते हैं इसको, एवं जैव तकनीकी। आनुवांशिकी एवं जैव तकनीकी। आनुवांशिकी एवं जैव तकनीकी। ठीक है, ये पेपर है अपना जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इजी टॉपिक है, इजी बुक है और ये जल्दी लर्न हो जाएगा आपको। और ये टॉपिक ऐसा है जो आपके बीएससी नहीं, आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, उसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से पुटअप होते हैं। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ देखिए। ठीक है, जेनेटिक्स, इसके बारे में बताया सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कहने का मतलब होता है आनुवांशिकता के जनक। आनुवांशिकी के जनक। इसके बाद दूसरा आया था वैज्ञानिक बैटसन। और बैटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बैटसन क्या था? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। कहने का मतलब होता है आधुनिक आनुवांशिकता के जनक। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे आया था कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो आपको क्या जवाब देना चाहिए था वहाँ? बैटसन। तो आंसर किया जाएगा इसका बैटसन। तो देखिए आप, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकता के जनक। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक। और बैटसन ने ही आनुवांशिक शब्द दिया था। बैटसन ने ही आनुवांशिक शब्द दिया था। बैटसन ने ही आनुवांशिक शब्द दिया था। इसके बाद वैज्ञानिक आया था मॉर्गन। अब देखिए, इसके बाद वैज्ञानिक था मॉर्गन। ये था प्रायोगिक आनुवांशिकता की जनक। प्रायोगिक आनुवांशिकी के
जनक। तो मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कहने का मतलब होता है प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक। एक वैज्ञानिक और था गोनार्ड। गोनार्ड ये था मानव आनुवंशिकता के जनक। मानव आनुवंशिकी जनक, मानव आनुवंशिकी के जनक। इसके बाद वैज्ञानिक आए थे जॉनसन। कौन से वैज्ञानिक आए थे फिर? जॉनसन। आपने को पढ़ा होगा जॉनसन के बारे में, थे कई एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन ऐसा आता है कि जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। तो देखिए आप यहाँ जॉनसन। जीन शब्द दिया। जीन शब्द दिया। तो आप एक बार और देखिए, हमने चालू किया है पेपर सेकंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, कहने का मतलब आनुवंशिकता, आनुवंशिकी और जैव तकनीक। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी के जनक। कौन है? आनुवंशिक जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। आगे वैज्ञानिक आया था बैटसन। कौन आया था? बैटसन। और बैटसन ने क्या बताया था? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, कहने का मतलब आनुवंशिकी के आधुनिक जनक। और कहने बैटसन ने क्या है? आनुवंशिक शब्द इसने दिया था। इसके बाद वैज्ञानिक था मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या किया था? प्रायोगिक आनुवंशिकी के बारे में बताया था। इसके बाद गोनार्ड आया था, उन्होंने मानव आनुवंशिकी के बारे में बताया था। और फिर आया जॉनसन, और जॉनसन ने क्या दिया था? जीन शब्द दिया था। क्या दिया था मित्रों? जीन शब्द दिया था। ठीक है। आगे देखिए, इसकी परिभाषा देखिए आप। परिभाषा बोलते विज्ञान की वह शाखा, इसकी परिभाषा बहुत दीजिए है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों एवं विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। लिख लेते हैं थोड़ा इसको। देखिए आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं या परिभाषा कर सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी कहलाती है। बहुत इजी परिभाषा है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी कहलाती है। आगे देखिए, यहाँ तक याद हो गया आपको? बहुत लाने आ जाएगा। बहुत इजी परिभाषा है, समझिए एक बार। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण, ध्यान देना इस बात को, आनुवंशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है,
उसे आनुवांशिकी कहलाती है, या वह आनुवांशिक कहलाती है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है वह आनुवांशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? वह आनुवांशिकी कहलाती है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आपको लर्न याद हो गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है। आगे देखिए आप, आगे ले पढ़ते हैं आनुवांशिकता, हेरिडिटी, वंशागति। आनुवांशिकता, हेरिडिटी, वंशागति। आनुवांशिकता, हेरिडिटी, वंशागति। अब देखिए वंशागति क्या होती है, बहुत इजी है। वंशागति क्या होती है? अब एक बात ध्यान दीजिए, आनुवांशिकता, हेरिडिटी और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वंशागति। अब इसकी परिभाषा क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाती है। देखिए आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाती है। वंशागति कहलाती है। तो परिभाषा और इजी है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाती है। क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ कई बार आ चुका है एग्जाम में। एक क्वेश्चन आता है आनुवांशिक इकाई। आनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन होती है। कई बार एग्जाम आ चुका है, रेलवे में, एसएससी बैंक में। आनुवांशिक इकाई कहलाती है जीन। तो देखिए आप, आनुवांशिक इकाई जीन कहलाती है। आनुवांशिक इकाई जीन। तो जीन आनुवांशिक इकाई कहलाती है। उसी प्रकार आनुवांशिक भाग क्या होता है? आनुवांशिक भाग, आनुवांशिक भाग होता है क्रोमोसोम है, गुणसूत्र होता है। आनुवांशिक भाग क्रोमोसोम, गुणसूत्र कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों मोस्ट हैं। आनुवांशिक इकाई जीन कहलाती है और आनुवांशिक भाग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक आपको लर्न याद हो गया होगा बहुत इजी तरीके से। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं विभिन्नताएं। क्या पढ़ेंगे आगे? विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन। विभिन्नताएं मतलब वेरिएशन। अब देखिए साहब, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं विभिन्नताएं इंग्लिश को वेरिएशन कहते हैं। विभिन्नताएं वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? विभिन्नताएं वेरिएशन। इसकी परिभाषा है बहुत इजी है। देखिए आप,
एक ही प्रजाति के सदस्यों में, देखिए आप, एक ही प्रजाति के सदस्यों में पाई जाने वाली कायक, एक ही प्रजाति के सदस्यों में, एक ही प्रजाति के सदस्यों में, एक ही प्रजाति के सदस्यों में पाई जाने वाली, एक ही जाति के सदस्यों में, एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली कार्य की एवं शारीरिकी में देखिए आप, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, और रूप, असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो देखिए आप, वेरिएशन की डेफिनेशन बहुत इजी है। विभिन्नताएं की, एक ही प्रजाति के सदस्यों में पाई जाने वाली कार्य की एवं शारीरिक का मतलब होता है रूप, रंग, आकार में असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विभिन्नताएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विभिन्नताएं कहलाती हैं। अब आगे देखिए, विभिन्नताएं भी क्या है? दो प्रकार की होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। अब देखो, दो टाइप में क्या होता है? पहले तो कौन से होते हैं? कायिक विभिन्नताएं होती है, और दूसरी कौन सी होती है? जन्य विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, कायिक विभिन्नताएं को इंग्लिश में कहते हैं सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं, और जन्य को क्या कहते हैं? जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ठीक है, अब दो प्रकार में देखिए, नंबर 1 देखिए कायिक विभिन्नताएं। पहले कौन से पढ़ेंगे? कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं पहले पढ़ेंगे हम कायिक विभिन्नताएं, यानी कि सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन, कायिक विभिन्नताएं। अब जो कायिक विभिन्नताएं होती हैं, सोमेटिक वेरिएशन होती हैं, ये किन किन कारणों से होती हैं? तो नंबर 1 है बाह्य वातावरणीय कारण। क्या होती है? वातावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। जो कायिक विभिन्नताएं होती हैं वह वातावरणीय विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। तो क्या होती हैं? वातावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। 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 नंबर 1 तो क्या है? जो कायिक विभिन्नताएं होती हैं वह वातावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? वातावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। नंबर 2 है आनुवांशिक नहीं। जो ये विभिन्नताएं होती है ये आनुवांशिक नहीं होती। कहने का मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती हैं। आनुवांशिकी नहीं। आनुवांशिकी नहीं। आनुवांशिकी नहीं। और जंतु की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। ये विभिन्नताएं क्या होती हैं? जंतु की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती हैं।
समाप्त। तो ये विभिन्नताएं क्या होती हैं? जंतु की मृत्यु के साथ क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। तो एक बार वो देखिए आप, विभिन्नताएं वैसे कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप, 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार में पहला कौन सी होती है? कायिक विभिन्नताएं, कहने का मतलब सोमेटिक वेरिएशन होते हैं। जो कायिक विभिन्नताएं होती हैं ये किन कारण से होती है? तो नंबर 1 देखिए आप, वातावरणीय प्रभाव कारण उत्पन्न होती है। नंबर 1 तो क्या होती है? वातावरणीय प्रभाव कारण उत्पन्न हो जाती है। और नंबर 2 ये आनुवांशिक नहीं होती। क्या ये? आनुवांशिक नहीं होती। और ये विभिन्नताएं क्या होती है? जंतु की मृत्यु के साथ, कहने का मतलब होता है जंतु की मृत्यु के साथ क्या होती है? समाप्त हो जाती है। नंबर 2 देखिए, जन्य विभिन्नताएं, ये तो कौन सी थी? कायिक विभिन्नताएं। आप पढ़ेंगे हम जन्य विभिन्नताएं। तो दूसरी कौन सी विभिन्नताएं आएगी? जन्य विभिन्नताएं। अब उसको पढ़ लेते हैं। कौन सी विभिन्नताएं आएगी? जन्य विभिन्नताएं। जननीय विभिन्नताएं। नंबर 2 देखिए आप, जन्य विभिन्नताएं। जन्य विभिन्नताएं देखिए, आज जन्य विभिन्नताएं क्या होती है? जन्य विभिन्नताएं जीने संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो जो जन्य विभिन्नताएं होती है ये किन किन कारण उत्पन्न होती है? जननीय संरचना में परिवर्तन के कारण। लेकिन ये आनुवांशिक होती है। ये क्या होती है? आनुवांशिक होती है। तो ध्यान रखना, जन्य विभिन्नताएं क्या होती हैं? जन्य संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। और ये क्या होती है? आनुवांशिक होती है। क्या होती है? आनुवांशिक होती है। तो इसको लिख लेते हैं हम, जन्य संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जननीय संरचना में परिवर्तन के कारण, जन्य संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए मित्रों, जन्य संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। नंबर 2 देखिए, ये आनुवांशिक होती है। क्या होती है? विभिन्नताएं आनुवांशिक होती है। कहने का मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे मैं पिता से पुत्र में, पे पुत्र से वापिस पुत्र में, तो चलते रहते हैं। करने का मतलब होती है आनुवांशिक होती है। आनुवांशिक होती है। तो जन्य विभिन्नता की क्या होती है? आनुवांशिक होती है। तो समझिए आप कि विभिन्नताएं पढ़ी हमने। तो विभिन्नताएं कहने का मतलब होता है कि डेफिनेशन बहुत ईजी है। कहने का मतलब होता है कि एक ही प्रजाति के, कहने का मतलब क्या होते हैं? एक ही प्रजाति के सदस्यों में पाई जाने वाली कार्यकी एवं शारीरिक का मतलब होता है रंग, आकार, रूप में असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। ये विभिन्नताएं कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? कायिक विभिन्नताएं। इसको हम सोमेटिक वेरिएशन कर सकते हैं। कायिक विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नताएं किस कारण से होती है? एक तो होता है वातावरणीय प्रभाव कारण उत्पन्न होती है। नंबर 2 ये आनुवांशिक नहीं होती है। और क्या होती है? जंतु की मृत्यु के साथ क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। दूसरी विभिन्नताएं कौन सी होती है? जन्य विभिन्नताएं होती है। जन्य विभिन्नताएं ये जन्य संरचनाओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन ये आनुवांशिक होती है। क्या होती है? ये आनुवांशिक होती है। अब देखिए, ये जन्य विभिन्नताएं भी फिर आगे जाके 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब देखिए आप, जो जन्य विभिन्नताएं होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। जन्य विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है सतत विभिन्नताएं और एक होते हैं असतत विभिन्नताएं। पढ़ा होगा आपने। तो कहने जो जन्य विभिन्नताएं होती है ये 2 प्रकार की। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक तो क्या होती है? सतत विभिन्नताएं होती है और एक क्या होती है? असतत विभिन्नताएं। और सतत विभिन्नताएं तो क्या होती है? ये धीरे धीरे चलती है लेकिन लगातार चलती हैं, जबकि असतत विभिन्नताएं क्या होती हैं? अचानक उत्पन्न होती है। तो इसको देखते हैं एक बार। तो नंबर 1 कौन कितने प्रकार की बताए थे हमने? जन्य विभिन्नताएं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। देखो आप, 2 प्रकार। और 2 प्रकार में भी पहला आएगा सतत विभिन्नताएं। क्या आएगा? पहला भी सतत विभिन्नताएं।
सतत, क्या आएगा, सतत विभिन्नताएं। और सतत विभिन्नता में है कि जो विभिन्नताएं होती है ये धीमी गति से चलती हैं लेकिन नित्य चलती, कहने का धीमी गति से उत्पन्न परंतु लगातार चलती है। धीमी गति से उत्पन्न, ये धीमी गति से उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न परंतु लगातार चलती हैं, परंतु लगातार चलती हैं, परंतु लगातार चलती है। तो देखिए आप, सतत विभिन्नताएं क्या होती हैं, ये धीमी गति से उत्पन्न होती हैं परंतु लगातार चलती हैं, परंतु क्या करती है, लगातार चलती हैं। तो कहने का मतलब होता है ये विभिन्नताएं सतत विभिन्नताएं होती हैं जो धीमी गति से उत्पन्न होती हैं, धीमी गति से उत्पन्न होती हैं परंतु लगातार चलती हैं। और इसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है जीन विनिमय। क्या है इसका नाम, उदाहरण जीन विनिमय। और जीन विनिमय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। अब इस जीन विनिमय को तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डीपली, अभी हम नहीं जाएंगे डीपली, क्योंकि जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। ये टॉपिक नया टॉपिक आएगा जब पढ़ेंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि धीमी गति से उत्पन्न होती है परंतु लगातार चलती है। और इसका उदाहरण क्या होता है, जीन विनिमय। और इसकी इकाई क्या होती है, रिकॉन होती है। ठीक है, आगे देखिए, सतत के बाद कौन सी आती थी, असतत विभिन्नताएं। असतत विभिन्नताएं कौन सी आएगी, असतत। ये तो कौन सी थी, सतत विभिन्नताएं। अब हम देखते हैं असतत विभिन्नताएं। देखिए असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं। असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नता हम देखो आप, अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या होती हैं, अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं। अचानक उत्पन्न होने वाली, अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं, अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होती हैं। तो देखिए आप, असतत विभिन्नताएं क्या होती हैं, अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होती हैं। और इसका उदाहरण पढ़ा होगा आपने, उत्परिवर्तन। क्या है इसका उदाहरण, उत्परिवर्तन। इसको इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। तो ये तथा हमारे वेरिएशन के बारे में पढ़ा हमने। क्या पढ़ा कि वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो कायिक विभिन्नताएं होती हैं और क्या है, जन्य विभिन्नताएं होती हैं। कायिक विभिन्नताएं वातावरण प्रभाव कारण उत्पन्न होती हैं, आनुवांशिकी नहीं होती हैं और जंतु की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या होती है, जन्य विभिन्नताएं होती हैं, वो क्या होती है, जन्य संरचनाओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ये आनुवांशिक होती हैं। फिर आगे चलते तो ये भी दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होते हैं, सतत विभिन्नताएं होती है और ये क्या होती है, असतत विभिन्नताएं। तो सतत विभिन्नताएं तो क्या होती हैं, ये धीरे धीरे, कहने का मतलब होता है जो सतत विभिन्नताएं होती हैं ये धीमी गति से उत्पन्न होती है परंतु लगातार चलती है। ये क्या होती है, धीमी गति से उत्पन्न होती है लेकिन लगातार चलती रहती है। और इसका उदाहरण क्या होता है, जीन विनिमय। इसका उदाहरण क्या होता है, जीन विनिमय। और नंबर 2 है असतत विभिन्नताएं। असतत विभिन्नताएं क्या होती है, अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं क्या होती हैं, अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होती हैं। और इसका उदाहरण क्या होते हैं, उत्परिवर्तन। इसका उदाहरण क्या होता है, उत्परिवर्तन। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे देखिए मेंडलवाद। हम पढ़ेंगे आगे मेंडलवाद। मतलब मेंडलिज्म, मेंडलिज्म, मेंडलवाद। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
जल्दी आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे मेंडलवाद। बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ा भी होगा आपने, 9-10 पढ़ते आए हुए, लेकिन अब यहाँ हम BSc थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ BSc नहीं, इससे तो बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी क्या है, बहुत यूज़फुल है। हम कहने का मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हर एग्जाम उठा के देखना, इस मेंडलिज्म से, मेंडलवाद से क्वेश्चन हर पेपर में पुटअप हुआ है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए आप, मेंडलवाद। अब देखिए मेंडलवाद। मेंडलवाद कहने का मतलब, इसके बारे में किसने बताया था मेंडलवाद के बारे में? वही आपने पढ़ा पहले, ग्रेगर जॉन मेंडल। कहने का मतलब इसके बारे में किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, पूरा डिटेल हम इसका परिचय पढ़ेंगे मेंडलवाद के बारे में। ये हम क्या ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पूरा इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए आप, सबसे पहले हम देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल बाय, किसने बताया इसके बारे में? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, और वही फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने का मेंडल साहब का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। तो मेंडल साहब का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। तो मेंडल साहब का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822। कहने का मतलब 22 ध्यान रखना। लेकिन जन्म हुआ तो फिर मृत्यु भी निश्चित होती। कोई भी प्राणी हो, जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है। उसी प्रकार मेंडल साहब के जन्म हुआ था, कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। और आप जानते हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 6 जनवरी कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 को मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 को। कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 को हुई थी। और मृत्यु किस कारण से हुई थी? किडनी फेल होने के कारण। कहने क्या उनके क्या गुर्दे खराब हो गए थे। मेंडल साहब की क्या होते? गुर्दे खराब हो गए थे। तो किन कारण से होती? किडनी खराब होने के कारण। किडनी खराब हो गई मतलब गुर्दे खराब हो गए। गुर्दे खराब होने के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहने का मतलब होता है मेंडल साहब की 6 जनवरी 1884 को मृत्यु हो गई। कब हुई? 6 जनवरी 1884। लेकिन किसकी वजह से हुई? क्योंकि उनके क्या होते? किडनी खराब है, गुर्दे खराब हो गए थे, इस वजह से क्या होते? उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए मेंडल साहब कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो उनका देश का नाम पढ़ा होगा आपने, ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था उनका? ऑस्ट्रिया देश था। तो मेंडल साहब का कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। कौन से जिले में रहते थे? कौन से प्रांत था? हेजेनड्रॉप, जिला ब्राउन और गांव सिलिसिया था। तो देखिए आप, देश तो कौन सा था उनका? ऑस्ट्रिया। और प्रांत कौन सा था? हेजेनड्रॉप। और उनका गांव कौन सा था? हेजेनड्रॉप प्रांत। हेजेनड्रॉप। तो कहने का मतलब उनका कौन सा था? हेजेनड्रॉप। हेजेनड्रॉप। ठीक है, और जिला कौन सा था? ब्रून। और गांव कौन सा था मेंडल साहब का? सिलिसिया।
सिलीसिया, मतलब पूरा एड्रेस है सिलीसिया। तो गांव कौन सा है? सिलीसिया। तो ये मेंडल साहब का इंट्रोडक्शन है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को आपको। ग्रेगन जॉन मेंडल, ग्रेगन फादर ऑफ जेनेटिक्स। पे जन्म कब हुआ था मेंडल साहब का? जन्म कब हुआ था? मेंडल साहब का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु भी कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को हुई थी। लेकिन मृत्यु किस कारण से हुई थी? किडनी खराब होने के कारण। कहने का मतलब किडनी खराब, गुर्दे खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनका देश कौन सा था? ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। उनका प्रांत कौन सा था? हेजेनड्रोप था। जिला कौन सा था? ब्रोन था। और गांव कौन सा था? सिलीसिया। कहने का मतलब उनका गांव कौन सा था? सिलीसिया था। देखो आप आगे देखिए, उन्होंने क्या किया था? प्रायोगिक पादप उन्होंने प्रयोग किया था मटर में। लेकिन प्रायोगिक पादप कौन सा लिया था? अब देखिए प्रायोगिक पादप, प्रायोगिक पादप तो उन्होंने प्रयोग के लिए कौन सा प्लांट लिया था? प्रायोगिक पादप पायसम सेटाइवा। कौन सा लिया था? पायसम सेटाइवा, पायसम सेटाइवा। पायसम सेटाइवा का मतलब होता है उद्यान मटर। तो इस कहने का मतलब होता है मटर का बॉटनी का नाम क्या होता है? पायसम सेटाइवा। क्या होता है? पायसम सेटाइवा। और उन्होंने मेंडल साहब ने कौन सा पौधा लिया था? पायसम सेटाइवा लिया था, मटर लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इसका बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो क्या होता है, पौधा छोटा होता है और इसका जीवकाल छोटा होता है, द्विलिंगी होता है। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ को देख के मतलब कहने का मतलब होता है उन्होंने मटर का पौधा लिया था। लेकिन कौन सा? उद्यान मटर का पौधा लिया था। ठीक है। प्रायोगिक समय उन्होंने प्रयोग भी किया था। तो प्रायोगिक समय तो देखो आप प्रायोगिक समय देखिए, प्रायोगिक समय है 1857 से लेकर के 1865, 1857 से लेकर के 1865। कहने का मतलब होता है 8 वर्ष तक उन्होंने क्या है मटर के पौधे का अध्ययन किया था। पूरा मटर के पौधे का अध्ययन 8 वर्ष तक। कहने का मतलब होता है कि प्रयोग समय या कर सकते हैं, प्रायोगिक समय को कर सकते हैं, प्रयोग समय बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? प्रयोग समय। तो कहने का मतलब प्रयोग समय कितना बढ़ाया था? कितना बताया उन्होंने? 1857 से लेकर 1865, 8 वर्ष तक मेंडल साहब एक पौधे को लेकर 8 वर्ष तक बैठे रहते। उनके आम की कितनी लंबाई होती है, एक स्टेम क्या होता है, रूट क्या होती है, पूरी डिटेल ली गई थी। अब देखो आप उनका धैर्य, इतना टाइम देना। जब भी आप उनका आज इतिहास पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कहने का इतना होना चाहिए, लगन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। जब भी आप वो सफल हुए हैं तो कहने का मतलब होता है 8 वर्ष तक एक पौधे को लेके बैठे रहे हुआ। कहने का मतलब बहुत लगातार में काम करते रहे हुआ। ऐसा नहीं उनका देख रेख कही उन्होंने, कितना स्टेम बढ़ता है, कितनी लीफ बढ़ती है, क्या फ्लोर आता है, पली कैसी आती है, सब उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन 8 वर्ष तक लगातार काम किया था उन्होंने। तो ध्यान रखना इसको। तो प्रायोगिक प्रकाशन कब? देखो आप तो प्रयोग समय कितना था? 1857 से लेकर के 1865, यानी कि 8 वर्ष तक काम किया था। लेकिन अब इस काम होने के बाद प्रयोग प्रकाशन भी हुआ था। क्या हुआ था? प्रयोग प्रकाशन। देखिए आप ये तो प्रयोग समय और इसके बाद प्रयोग प्रकाशन। प्रयोग प्रकाशन जो उन्होंने प्रयोग किया था उनका प्रकाशन भी किया था। लेकिन प्रकाशन कब किया था? 1864 में। कब किया था? सन 1864 में किया था। 1864। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मेंडल साहब का प्रयोग प्रकाशन कब हुआ था? 1864 में। ठीक है। लेकिन प्रकाशन तो हुआ था, लेकिन कौन सी पत्रिका में हुआ था? उस टाइम की पत्रिका भी थी नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्राउन। कौन सी पत्रिका थी? नेचुरल सोसाइटी और ब्राउन वो पत्रिका थी। पत्रिका नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्राउन,
इनका राज्य का नाम है। ठीक है, और शीर्षक क्या था, शीर्षक भी था उनका, टॉपिक क्या था, शीर्षक था पादप प्रसंकरण प्रयोग। शीर्षक था उनका पादप प्रसंकरण, पादप प्रसंकरण प्रयोग, पादप प्रसंकरण प्रयोग। अब देखिए आप, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को। हम पढ़े मेंडलवाद, मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा हमने, बाय इसके बारे में किसने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल बताया था। और ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, कहने का मतलब होता है अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। ठीक है, हमने इसके बाद पढ़ा था मेंडलवाद के बारे में, मेंडलिज्म के बारे में, कि कहने का मतलब होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का जन्म कब हुआ था, कहने का मतलब इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी इनकी, कब हुई थी मृत्यु, 6 जनवरी 1884 को। लेकिन किसके कारण से हुई थी मृत्यु, किडनी खराब होने के कारण, कहने का किडनी खराब, उनके गुर्दे खराब होने के कारण मेंडल साहब की मृत्यु हो गई थी। फिर हमने पढ़ा कि ये कौन से देश से निवास करते थे, बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रिया देश से। कौन से देश से, ऑस्ट्रिया देश से। और कौन सा प्रांत था, हेजन ड्रॉप, और जिला कौन सा था, ब्रॉन, और गांव कौन सा, सिलसिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, प्रयोग प्रकाशन किया था। देखिए प्रयोग प्रायोगिक पादप के लिए कौन सा पदक चुना था उन्होंने, उद्यान मटर चुना था। और इसका बॉडी का नाम क्या होता है, पायसम सेटाइवा। लेकिन देखो उन्होंने कितने साल तक प्रयोग किया था, 8 वर्ष तक। स्टार्ट कब किया था, 1857 से लेकर 1865, 8 वर्ष तक अध्ययन किया था। फिर उनका प्रयोग प्रकाशन कब हुआ था, सन 1864 में। कब हुआ था, सन 1864 में प्रयोग प्रकाशन हुआ था। पत्रिका कौन सी थी, नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्राउन। कौन सी थी, नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्राउन थी। और शीर्षक क्या था, पादप प्रसंकरण। क्या था, पादप प्रसंकरण। अब देखिए इसके बाद क्या है, मेंडल साहब की मृत्यु हो गई, प्रयोग प्रकाशन भी हुआ। अब देखिए आप, इसके बाद सन 1900 में, इसके बाद सन 19वें कहने का, इसके बाद सन 1900 शताब्दी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने, समझो मेरी बात को, इसके बाद सन 1900 शताब्दी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के समान, कहने का मेंडल साहब के समान लक्षण प्राप्त किए। और इसका नाम क्या दिया था उन्होंने, फिर नव मेंडलवाद। क्या नाम दिया, नव मेंडलवाद। तो कहने का मतलब होता है कि सन 1900 शताब्दी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के समान लक्षण प्राप्त किए। क्या किया, मेंडल के समान लक्षण प्राप्त किए हैं, और इसे नव मेंडलवाद कहा जाता है। क्या कहलाता है इसको, नव मेंडलवाद कहा जाता है। तो आप इसको लिख लेते हैं। अब देखिए सन 1900 शताब्दी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंडल के समान लक्षण प्राप्त किए, और इसका नाम क्या दिया था, नव मेंडलवाद। क्या नाम दिया था, नव मेंडलवाद। तो देखिए आप, सन 1900 शताब्दी में, सन 1900 शताब्दी में, सन 1900 शताब्दी में 3 अलग अलग देशों के, 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने, सन 19 शताब्दी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने, देश के वैज्ञानिकों ने सन 19 शताब्दी में 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने मेंडल के समान लक्षण प्राप्त किए। मेंडल के समान लक्षण प्राप्त किए, लक्षण प्राप्त किए, कहने लक्षण प्राप्त किए हैं, इसे नव मेंडलवाद कहते हैं। लक्षण प्राप्त किए, इसे नव मेंडलवाद, नव मेंडलवाद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आप,
सन 19वीं शताब्दी में 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने मेंढक के समान लक्षण प्राप्त किए। इसे नव मेंडलवाद कहलाते हैं। क्या कहते हैं इसे? नव मेंडलवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नव मेंडलवाद कहा जाता है। ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो, नव मेंडलवाद कहा जाता है। तो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? नंबर 1 देखिए आप, हुगो डी वरीज। हुगो डी वरीज, हुगो डी वरीज कहाँ के थे ये? आगे नंबर 2 लिखिए, और नंबर 3 था एरिक ऑन क्या था? मैक। ये तो हॉलैंड के थे, ये जर्मनी के थे, और ये ऑस्ट्रेलिया के थे। तो देखिए आप, सन 19वीं शताब्दी में 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने मेंढक के समान लक्षण प्राप्त किए। इसे नव मेंडलवाद कहा जाता है। क्या कहलाता है? नव मेंडलवाद कहा जाता है। और ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तो हुगो डी वरीज, हुगो डी वरीज, और ये थे हॉलैंड के निवासी थे। एक कॉल कोरेंस, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और एक था एरिक ऑन टॉमसेक, और एक कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। आगे देखिए आप, मेंडल ने इन प्रयोगों के साथ ही 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को भी चुना। क्या चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को भी चुना। क्या चुना? मेंडल ने अपने प्रयोगों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को भी चुना। ठीक है, वह लक्षण आप सब बताएं क्या है क्या नहीं है। जब हम मटर के बारे में पढ़ते हैं तो सब याद रखते हैं। कहने का मतलब होता है, और मेंडल ने इन शताब्दी के साथ ही उनकी बहुत सारी हम क्या शब्दावली भी है, मेंडल के प्रयोग से संबंधित शब्दावली भी है। इसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात को, कि हमने क्या पढ़ा कि जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा पेपर पढ़ा? जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल से पढ़ा है, तो इसको लर्न भी हो गया होगा। तो आप थोड़ा इसको डिटेल से घर पर पढ़िए, याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम ये भी एक बात कर रहे हैं कि सन 19वीं शताब्दी में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने मेंढक के समान लक्षण प्राप्त किए। इसे नव मेंडलवाद कहा जाता है। और 3 वैज्ञानिक नाम क्या है? हॉलैंड के निवासी थे, एक जर्मनी के निवासी था, एक ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है मित्रों, ओके, शेष नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ओके, बाय।